नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नेता प्रतिपक्ष और विधायकों को शॉल और फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि सदन में विपक्ष हावी रहा, लेकिन सरकार विपक्ष की आवाज से घबराकर महज 1.5 दिन में ही सत्र खत्म कर भाग गई है। रावत ने आरोप लगाया कि नियम 310 में कानून व्यवस्था पर चर्चा कराने से सरकार बचती रही। वहीं इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि लड़ाई अभी अधूरी है और अब इसे मुकाम तक पहुंचाना होगा। उन्होंने ऐलान किया है कि अब कांग्रेस सड़क पर उतरेगी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के खिलाफ अभियान चलाएगी। तो वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। बता दें कि भारी संख्या में पहुंचे किसान स्मार्ट मीटर लगाए जाने का कड़ा विरोध कर रहे हैं। साथ ही इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की भी मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि स्मार्ट मीटर किसानों पर एक बोझ है और इन्हें लागू नहीं किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही किसानों ने गन्ने के बकाया भुगतान और मुफ्त बिजली की मांग को भी प्रमुखता से उठाया। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं जौलापुर विधानसभा से रवि बहादुर। रवि भाई, आप पहुंचे हैं समर्थन देने के लिए, कांग्रेस पार्टी के विधायक है, क्या कहेंगे आप? यार, ये बहुत ही दुखद है, बेहद ही निंदनीय है और जितने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। ये सरकार दिशाहीन हो गई है, सरकार घमंडी है, ये किसान विरोधी सरकार है। जो अन्नदाता पूरे प्रदेश को, पूरे देश को चलाने का कार्य कर रहा है, उसको पीटा जा रहा है। इससे गलत कुछ नहीं हो सकता। आप क्या मानते हैं, ये भी राष्ट्रीय आंदोलन बनने की कगार पर है आंदोलन? यार देखिए, किसान यूनियन डिसाइड करेगी, हम उनके साथ हैं। उनके साथ गलत हुआ है और गलत के साथ हमेशा कांग्रेस खड़ी है। कि जहां भी गलत होगा उसके खिलाफ आके कांग्रेस हमेशा खड़ी है। एक छोटा सवाल लेंगे, अभी गैरसैंण में आप मौजूद थे, वहां पर हमने देखा 3-4 दिन का जो सत्र था उसे इतने कम समय में सरकार ने निपटा दिया। क्या कहेंगे, क्या कांग्रेस विधायक नाराज है इस बात से? जनता की गाड़ी कमाई की बंदरबाट की जा रही है, करोड़ों रुपए बर्बाद किया जा रहा है। सरकार मदमस्त हो रही है, नशे में चूर हो रही है, गलत फहमी में है। 27 में उनको जवाब मिल जाएगा कि ये जनता की गाड़ी कमाई को आप जो है बर्बाद कर रहे हो और सदन 1.5 दिन में खत्म करके भाग जाते हो। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक, आपने देखा समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। फिलहाल के लिए मेरे सहयोगी के साथ में हर्ष सैनी, जनता टीवी हरिद्वार। तो वहीं आपको बताया कि गैरसैंण सत्र के स्थगन पर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष के जन सरोकार के मुद्दे से घबरा चुकी है और दूसरे ही दिन सदन स्थगित कर देहरादून लौट आई। उन्होंने कहा कि विपक्ष की कानून व्यवस्था, महिला अपराध और आपदा पर चर्चा की मांग अस्वीकार करना सरकार की अक्षमता को दर्शाता है। करण महारा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। पंचायत चुनावों में हथियारबंद लोगों की ओर से अपहरण और गोलीबारी जैसी घटनाएं इसका प्रमाण है। साथ ही प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हो चुकी है। जो ये सावन का महीना होता है उसमें 4 सोमवार आ जाते हैं, लेकिन पिछले 4 साल की धामी की सरकार में एक भी सत्र में सोमवार का दिन नहीं आ पाया। और आया भी तो तब जब किसी विधायक या पूर्व विधायक की मृत्यु होगी, कंडोलेंस के लिए आया ताकि प्रश्न ना लग पाए। और कंडोलेंस के बाद सत्र जो है उस दिन समाप्त कर दिया जाता है, दूसरे दिन से चलता है या फिर मंगल से चलता है। एक तो ये है, इस बार बुरी तरीके से फंस रहे थे। महिला अपराध से लेके जितने भी लॉ एंड ऑर्डर के मामले थे, चाहे वो लूट के मामले थे, हत्या के मामले थे, बलात्कार के मामले थे, पंचायत चुनावों में जिस तरीके से नंगा नाच हुआ है और पुलिस की जो भूमिका रही है, चाहे वो पंचायत चुनाव को देख लीजिए, चाहे नैनीताल का प्रकरण, बेतालघाट का प्रकरण, दोराहाट में देख लीजिए, जिनके पति अपहृत हुए, अपहरण किया जिनके पतियों का, उन्हीं के साथियों के ऊपर जो है संगीन मुकदमे लगा दिया और 307 जैसी धारा लगा दी गई, जो बिना सबूत के, बिना किसी कारण से लगाई गई। और कल हरिद्वार में आपने देखा होगा क्या हुआ है। जो किसान स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे थे, पुलिस ने क्या बेदर्दी से उनको लाठियों से पीटने का काम किया है। तो ये सारे विषय थे। उसके अलावा जो है महंगाई का विषय था, किसानों के मामले थे और आपदा का मामला था। जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार भराली में हुआ है, वहां आपने देखा होगा 4 दिन तक पीने का पानी नहीं पहुंच पाया, लोगों को भोजन नहीं दिया गया और जहां 50 किलोमीटर तक कोई बैंक की सुविधा नहीं थी उस घटना में, वहां 5,000 के चेक देके उनको और चिढ़ाने का काम किया गया। तो ये सारे विषय उठने थे और सरकार घबराई भी थी, इसीलिए वहां जो है सत्र मतलब जो विपक्ष था उसको इतना उद्वेलित किया गया कि सत्र नहीं चल पाया।
तो वहीं आपको बताया कि किसानों की मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पे किसानों का समर्थन करने के लिए भादराबाद पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह किसानों को टोल प्लाजा पर रोका गया और उन पर लाठीचार्ज किया गया वह पूरी तरह से गलत है। टिकैत ने सवाल उठाया कि आखिर पुलिस अधिकारियों को किसने ऐसी ताकत दे दी है कि वह किसानों पर लाठियां बरसाए। इसका हिसाब सरकार को देना होगा। ये तो पुलिस ने रोके भाई, इन पे लाठीचार्ज करा, इन्हीं को रोका। ये तो पुलिस के अधिकारी बताएंगे इनको क्यों रोका, क्यों इन पर लाठीचार्ज करा, कौन सा जुल्म इन्होंने कर दिया। क्या पुलिस प्रशासन ने जो यहाँ पे थे उन्होंने अपने थाने पे, अपने पुलिस स्टेशन पे क्या स्मार्ट मीटर लगवा दी? क्या पुलिस के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने जो अपना वाहन चलाते हैं उसका रजिस्ट्रेशन तो है, उनके क्या इंश्योरेंस करवा रखे? मतलब ये जनता को सुधारने का काम करेंगे। आप भी एक बार पूछ रहे हैं अपनी गाड़ी का भाई रजिस्ट्रेशन दिखा दो। मतलब जनता आवाज उठावेगी तो उसको लाठी की, बंदूक की ताकत पे दबाना चाहती है सरकार। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। जनता को तो बहका के एक पॉलिटिकल पार्टी पे कब्जा कर इस देश पे कब्जा कर लिया पूंजीवाद ने। हमारा उसी का ही विरोध है। तो वहीं कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जब वह बीजेपी में थे तो उन्हें पता चला कि पार्टी की 30 करोड़ की एफडी खनन से आई है, रकम से बनी है, जिसमें उनका भी योगदान रहा है। साथ ही उन्होंने चुनौती दी है कि यदि ईडी जांच करे तो पूरी बीजेपी फंस जाएगी और इस पर बीजेपी प्रवक्ता हरि पाठक ने कड़ा पलटवार करते हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खनन पर पारदर्शी नीति के तहत काम कर रही है और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। खनन नीति ने तुम्हारा घर भर दिया, तुम्हारा भंडार भर दिया बीजेपी का। और मैं सच कहूं, जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा। सब खनन माफियाओं से तुला के दिया मैंने भी। मेरे पे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। आप जांच करा लो। वो 30 करोड़ रुपया की जो एफडी बनी है भाजपा की जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, उसमें किस किस ने पैसा दिया है ईडी जांच कर ले, पूरी भाजपा जेल में होगी अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर दे तो। सारे खनन माफियों से 10 मैं वन मंत्री था तो मैंने रामनगर में जाके, हल्द्वानी में जाके सब जितने खनन के ठेकेदार थे सबसे कहा 10-10 लाख के चेक लाओ। मैंने खुद कहा, मैं भी दोषी हूं उस मामले में। जो धामी कह रहा है ना कि खनन पे हमने डंका पीट दिया, तभी तो तबाही हो रही है। मैं खनन के खिलाफ नहीं हूं, खनन होना चाहिए। जब मलबा आता है तो नदी को एक टेक्निकल तरीके से उसकी रेत बजरी हटनी चाहिए जिससे कि बीच में गहराई हो और अड़ोस पड़ोस में जो है आसपास जो है बस्तियों को नुकसान हो। खनन होना चाहिए लेकिन तकनीकी तरीके से खनन होना चाहिए, तकनीकी तरीके से खनन होना चाहिए। ये तो आप चले जाओ उधम सिंह नगर में कैसे पट्टे दे दे, कैसे लूट मचा रखी इन्होंने खनन के नाम पर। आप मुझे बताओ, जिस तरह निशंक के समय में ऋषिकेश की जो घोटाला, भूमि घोटाला हुआ था, हरिद्वार प्राधिकरण से रिपोर्ट एक ही दिन आई, मुख्यमंत्री की तरफ से पत्र गया, उसी दिन प्राधिकरण में गया, उसी दिन रिपोर्ट आई और उसी दिन जो है जमीन आवंटन कर दी गई ऋषिकेश में। वही खनन पट्टों में हुआ है। मुख्यमंत्री की ओर से आदेश हो रहे हैं, सचिव की ओर से आदेश हो रहे हैं, डीएम की रिपोर्ट सेम डेट लग रही है और सेम डेट खनन का पट्टा या क्रेशर स्वीकृत हो जा रहा है। बहुत बड़ा घोटाला है खनन घोटाला। अगर आज ईडी खनन घोटाले की जांच कर दे उत्तराखंड में तो भाजपा सरकार इसमें जेल में होगी। देखिए, हरक सिंह रावत जी जो आरोप लगाए हैं उन्होंने सरकार पर आरोप नहीं लगाया, उन्होंने अपने पर आरोप लगाया है कि वो किस प्रकार से खनन माफियाओं से कमीशन अपना बांधे हुए थे और खनन माफियाओं का किस प्रकार का वो कार्य करते थे, वो कितने बेईमान हैं
उन्होंने अपने ऊपर आरोप लगाया। और हरक सिंह रावत जी के लिए पहली कहावत और बेस्ट कहावत है कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। उनको यही नहीं पता है कि आज तक में कोई भी पार्टी बिना किसी पार्टी फंड को जनरेट किए, डोनेशन लिए बिना नहीं चल पाती है। तो ये चीज तो होती है, ये आम हर पार्टी में ये चीजें होती हैं और ये आम होती है। लेकिन हरक सिंह रावत जी और भी तो हमारे विधायक हैं उत्तराखंड के, उन्होंने तो इस प्रकार से किसी की गर्दन दबाकर और कमीशन खाकर किसी से पैसे डोनेशन नहीं लिए और न ही पार्टी को दिया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हरक सिंह रावत ने ही क्यों अपने आप को सबसे सुपीरियर रखने के लिए इस तरीके का कमीशन खोरी वाला कार्य किया। सबको पता है वो महा के कमीशन खोर है, लेकिन इस प्रकार से पार्टी फंड में अगर आप पैसा दे रहे हैं, सरकार ने तो नहीं कहा कि आप इस तरीके से चोरी और बेईमानी करके पार्टी फंड में पैसा दीजिए। उन्होंने किसके कहने पर ये सारे कार्य किया, उसको वो उजागर करे। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी खुली चुनौती उनको दी है कि अगर वो सही है तो निश्चित तौर पर कोर्ट में जाए और कोर्ट में सभी तथ्यों को प्रस्तुत करें। इस तरीके से खड़े होके सब्जी वाले और ठेली वाले और इस तरीके की बातें करना बंद कर दें। अगर कोई तथ्य है तो उसके अनुसार ही वो बात किया करें। तो वहीं उत्तराखंड में रेल और सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। टनकपुर बागेश्वर नई रेल लाइन 170 किलोमीटर के लिए फील्ड सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर भी तैयार है और इस परियोजना की लागत लगभग 48,692 करोड़ आंकी गई है। वहीं इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उत्तराखंड में रेल अवसंरचना के लिए बजट आवंटन लगभग 25 गुना बढ़ा दिया गया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि यह परियोजना प्रदेश के लिए वरदान साबित होगी। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और पर्यटन को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। तो वहीं उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में मलबा आने से बने कृत्रिम झील को खोलने के प्रयास लगातार तेज हो गया है। पीडब्ल्यूडी और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और प्रशासनिक टीमें ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। साथ ही ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। स्थानीय लोगों की सुरक्षा, भोजन, दवा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है। इसी के साथ प्रशासन ने अफवाहों से बचने और धैर्य बनाए रखने की अपील भी की है। स्याना चट्टी में हमारे सारी टीमें आ चुकी हैं और मोटर बोट भी हमने रखी है जो यहाँ पे अस्थाई लेक बनी हुई है। इसमें जो पीछे मेरे घट गार्ड दिख रहा है, ये घट गार्ड में बार बार स्लाइड होने की वजह से जैसा आप देख पा रहे हैं तो वो रिवर को ब्लॉक कर रहा है। इसी की वजह से इसमें अस्थाई पुल बन गई है। इसको हम काफ़ी समय से हम मशीनों से खुलवा रहे थे, लेकिन कल शाम ज़्यादा आने की वजह से ये दिक्कत पैदा हुई। अभी पानी करीब 1 मीटर नीचे हुआ है। हमने अपने तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए नदी को खोला है, उसको थोड़ा डिस्चार्ज बढ़ा है उसका, लेकिन अभी थोड़ा समय और लगेगा इस पर काम करते हुए। तो टीमें हैं यहाँ पे और इस तरह का अभी कोई इशू नहीं है। हाँ, जो पानी में प्रॉपर्टी सबमर्ज हुई है उन लोगों को कल रात ही हमने इवैक्यूएट कर दिया था। सेफ जगह पे हैं, सुरक्षित हैं और अभी हम लोग मौके पे हैं और नज़र रख रहे हैं। तो उधर रुड़की के नारसन ब्लॉक में समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की जानकारी देने पहुंचे राज्य मंत्री देशराज कंडवाल का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बुद्देश्य शिविर आयोजित होंगे। बता दें कि इन शिविरों के माध्यम से बुढ़ावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन, छात्रवृत्ति, किसान पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ सीधा पात्र लाभार्थियों को मिलेगा। और इसी के साथ अधिकारियों ने प्रचार प्रसार और जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया। क्या खामियां हैं और किस तरह से क्या लोगों से जानकारी ले रहे हैं? देखिए, आज ये चौथी बैठक थी मेरी। पहली बैठक मेरी भगवानपुर में, दूसरी रुड़की में, तीसरी बहादुराबाद में और चौथी बैठक आज ये नारसन ब्लॉक की थी। जो विधानसभा झबरेड़ा के अंतर्गत गांव इसमें आ रहे थे, वहाँ के जनप्रतिनिधि लोग आए थे और ये कामकाजी बैठक थी। इसमें कार्य योजना बनी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मुझे निर्देश दिए हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएं और हर गांव में, क्योंकि फर्स्ट फेज में हमने 3 विधानसभा ली है, झबरेड़ा, भगवानपुर और ज्वालापुर। क्योंकि ये रिजर्व विधानसभा है, इसमें अनुसूचित समाज की संख्या ज़्यादा है और समाज कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं ज़्यादातर वो अनुसूचित समाज से संबंधित है। तो फर्स्ट फेज में ली है। उसके बाद पूरे ज़िले में जो एससीपी के गांव हैं सब में हम
बहुउद्देशीय शिविर लगाएंगे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना है कि अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक सरकार का लाभ जाए, तो हम हर गांव में लगा करके हर गरीब के घर घर तक सरकार को पहुंचाएंगे। समाज कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं या बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से किसी भी विभाग की कोई भी समस्या है तो हम उसको गांव में जा करके सोल्व करेंगे। हाँ, चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे हरिद्वार से आ रहे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे हरिद्वार से, जहां पर ग्राम जमालपुर कला में दिखाया हाथियों का झुंड। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, ग्राम जमालपुर कला में हाथियों का झुंड दिखा है। हाथियों का झुंड दिखने से लोगों में हड़कंप मच गया। तस्वीरें सामने आ गई हैं हरिद्वार से, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में जंगली जानवर लगातार दस्तक दे रहे हैं। ग्रामीणों का बड़ा बयान, जंगली जानवरों से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। और आप देख सकते हैं कि ग्राम जमालपुर कला की तस्वीरें हैं, जहां पर हाथियों का झुंड दिखा है और हाथियों का झुंड दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है। फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जंगली जानवर, ये कहना है ग्रामीणों का। आपको बताएं कि लगातार ऐसे कई मामले हैं जो सामने आते रहे हैं जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों में घुसने के, लेकिन उसके बावजूद क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाते हैं प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हाथियों का झुंड रिहायशी इलाके में पहुंचा और लोगों में फिलहाल अभी दहशत का माहौल है। तो वहीं आपको बताया कि प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटकों की पहली पसंद माने जाने वाले मसूरी में इन दिनों पीलिया का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। खासकर बच्चों पर इसका असर गहरा है। उप जिला चिकित्सालय में योजना 6 से 8 मरीज पीलिया के गंभीर लक्षणों के साथ भर्ती हो रहे हैं, जिनमें अधिकतर बच्चे शामिल हैं। चिकित्सकों के अनुसार बरसात के मौसम में जल स्रोत दूषित होने से संक्रमण फैल रहा है। हालांकि मामले में गढ़वाल जल संस्थान का कहना है कि पेयजल की नियमित जांच की जा रही है और पानी मानक के अनुरूप है, फिर भी विभाग ने अतिरिक्त जांच कराने का आश्वासन दिया है। 2-3 महीने से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि क्योंकि जो मैं ट्रेंड बताऊँ मसूरी का, मैं यहाँ जो है 2019 से पोस्टेड हूँ, नवंबर 2019 से, तब से अब तक का जो इस साल का ट्रेंड है, ये स्पेशली ये बरसात का सीज़न है, तो मैं इस साल देख रहा हूँ कि हमारे पास छोटे बच्चों से लेके बड़े एडल्ट तक जो है एवरेजन 5 to 6 पेशेंट पर डे जो है हमारे पास जॉइंटिस का रहा है। वो भी छोटा मोटा जॉइंटिस नहीं है, पूरा कॉम्प्लिकेशन के साथ आ रहे हैं कि उसमें जो है एब्डोमिनल फ्लूइड जो जिसको हम एसाइटिस कहते हैं, एसाइटिस डेवलप हो रखा है और सीरम बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा हाई है। SGOT SGPT आई थिंक 5 to 7,000 टाइम्स इंक्रीज़ है। तो ये जो है बहुत ही देखने लायक ट्रेंड है। अब इसमें क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हालांकि ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, अभी तक सभी पेशेंट को ट्रीट कर लिया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये बरसात में जो है ये जो है वाटर बॉर्न डिजीजेज होती है। द्वारा जितना भी पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है और उसमें सोडियम हाइपो मानकों के अनुसार मिलाया जा रहा है। तो क्या मानते हैं, माने वजह क्या हो सकती है कि जो यमुना से जब से पेयजल योजना शुरू हुई है तभी से केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या वहाँ से प्रॉपर उस चीज़ की टेस्टिंग हो रही है क्या? जी, उसकी हमारा WT पे भी उसका टेस्टिंग का प्रोविज़न है और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन से पहले प्रत्येक दिन पानी की टेस्टिंग की जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसकी टेस्टिंग रिपोर्ट नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग के संग साझा की जाती है और उनसे प्रति हस्ताक्षरित भी हम लोग कराते हैं पर डे। और लोगों के नलों में तो गंदा पानी आ रहा है? नहीं, अभी पहले बीच में शिकायत आई थी, लेकिन अभी ऐसे पिछले 15-20 दिन से ऐसी कोई शिकायत हमारे पास अब नहीं है। कंपनी गार्डन और गुरु नानक के क्षेत्र जो है जहाँ पर यमुना का पेयजल सप्लाई हो रहा है, वहाँ तो लगातार मैंने जब हमने आज इंक्वायरी करी तो कह रहे रोज़ गंदा पानी आ रहा है। नहीं, वो पुरानी शिकायतें थी, वो सब रिजॉल्व हो चुकी हैं। तो वहीं नैनीताल चुनावी मामले में अब CBCID जांच शुरू हो गई है। ADG विजिलेंस और कानून व्यवस्था उत्तराखंड मुगरेशन ने हल्द्वानी विजिलेंस कार्यालय में विशेष समीक्षा बैठक के दौरान ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ADG ने बताया कि टोल फ्री नंबर 1064 पर आई 124 शिकायतों की जांच में 6 प्रकरणों में ट्रैप कार्रवाई हुई है, जिसमें 2 राजपत्रित अधिकारी और 6 कर्मचारियों समेत कुल 8 आरोपी गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिए गए हैं। और इसके अलावा बैठक में 4 अभियोग और 4 खुली जांचों पर चर्चा भी हुई है। मैंने सभी एसपीज को कल रेंज इधर रेंज के एसपीज को मैंने डिस्कस किया है और
दिशा निर्देश दी गई है, भाई आपका जो भी एसओपीस इशू हुए हैं, जो भी इलेक्शन से रिलेटेड होगा वो सारा फॉलो करेंगे। और उसी मैटर में ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सीबीसीआईडी के पास केसेस एफआईआर चले गया है, दे विल इन्वेस्टिगेट, और जो भी गलत पाए जाएंगे, जो भी एविडेंस आएगी, उस बेस पे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उस पर इंक्वायरी चल रहा है, इंक्वायरी के बाद जो भी सामने आएंगे तथ्य, उस बेस पे जो डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी किसी के पास आती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, पहले बिजनेस ट्रैपिंग के बाद मुकदमा दर्ज करती थी, लेकिन अब ये एक प्रक्रिया है, ये कानूनी प्रक्रिया जैसा है। कई बार आपके कंप्लेंट के बेस पे जैसे वेरिफिकेशन हो जाता है तो फिर हम एफआईआर करते हैं, कई बार ट्रैप करने के बाद भी करते हैं। तो अभी बीच में हमने नियमावली जैसे सीबीआई की तरह हम भी उस पर अपनाने के चलते जो ट्रैप करने पहले हम एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार के उप जिला महिला चिकित्सालय का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ओपीडी पंजीकरण कक्ष में लंबी कतारें देखी और समस्याएं समाधान हेतु एक अतिरिक्त काउंटर खोलने का निर्देश दिया। इसके अलावा मरीजों और साथ ही तामीरदारों की सुविधा के लिए जिलाधिकारी ने अस्पताल परिसर में 10 होमगार्ड और साथ ही पीआरडी जवानों की तैनाती करने के भी निर्देश जारी किए हैं। अभी कुछ इनिशियली ऐसा है कि क्योंकि जैसा मैंने कहा लोड बढ़ा है तो ओपीडी की लाइन काफ़ी लंबी थी, लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ रहा है। उसमें अपना उनका जो ओपीडी की जो भी उनका रजिस्ट्रेशन होता है या दवाइयों के लिए या फिर जो उनके अन्य टेस्ट होते हैं उसके लिए, तो एक एक्स्ट्रा काउंटर बनाने के लिए बता दिया गया है। तत्काल एक और काउंटर बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों को वेटिंग कम करना पड़े। साथ ही वेटिंग एरिया को और बेटर करने के लिए बताया, कुछ बेंचेज आदि कम है यहाँ पर, तो उसको भी बढ़ाया जाएगा। तो वहीं मसूरी में हुई मूसलाधार बारिश से 12 कैंची क्षेत्र की मलिन बस्तियों में 2 परिवारों के घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया है और राजस्व विभाग की टीम ने प्रभावितों को 5-5 हजार की तत्काल आर्थिक मदद दी है। और इसी को लेकर एसडीएम राहुल आनंद ने बताया कि निरीक्षण के बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सहायता उपलब्ध कराई गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की तीव्र कार्रवाई और संवेदनशीलता की सराहना भी की। तो उधर यमुनोत्री के रायना चट्टी में भी मलबा आने के कारण यमुना नदी का प्रवाह बाधित होकर अस्थायी झील बन गई है। जलभराव लगातार बढ़ रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने आसपास के घर, मकान और होटल खाली करवा दिए हैं और इसी को देखते हुए निचले इलाकों के लोगों को सचेत रहने की अपील भी की गई है। और चलिए रुक रही एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।